पता नहीं, मैं इस बात का जवाब दे के मैं हम कौम को कहीं भी गिरा के बात नहीं करना चाहता, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों हो या मेरी पार्टी के मुखालिफ क्यों नहीं हो। मैं किसी के बारे में भी गलत बात करके अपने हम मज़हब को मैं बेइज्जत नहीं करना चाहिए। जो 4% का मुद्दा जो है, यह हमारी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का मुद्दा है, तो इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए, हमको ख़त्म करने वाले तो प्लानिंग के साथ में उतरते हैं, हम लोग तो सिर्फ जोश और जज्बे में आके झंडा उठा लेंगे, 4 नारे लगा लेंगे, फिर अपने अपने घर चले गए, ये तो हल नहीं हो गया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं। इसमें अमीर शरीयत का रोल और जो भी उलमाए कराम हैं उन सब इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर पॉकेट मीटिंग करें, एक एक जमात, एक एक सियासी जमात के जो कुछ भी लीडरान हैं उनको बुला के उनका राय मशवरा लेने के बाद में एक फ़ैसले पे आएँ और सबको बुला के एक फ़ैसला दें कि आप लोग को ये फॉलो करना है। हर कोई मुसलमान सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को समझे, वक्त की पाबंदी रखे, वक्त की पाबंदी के साथ साथ अपने फ़र्ज़ को समझे। 2 बार बोल रहा हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपने वोट की ताकत को समझे। जब तक आप लोग अपने घर के सारे वोट नहीं चलाएंगे, आप लोग अपने मनपसंद किसी को भी इंतखाब नहीं कर सकते। सर, चूंकि पार्टी के एक बड़े ओहदे पर आप फाइज हैं, इंतखाबी ऐलान हो चुका है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इंतखाबी मुद्दा क्या रहेगा और खुसूसन मिल्लत से मुताल्लिक, मुसलमानों से मुताल्लिक इंतखाबी मुद्दा क्या रहेगा आपके पास? सबसे पहले आपके चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि हमारी पार्टी के श्रीमान देवेगौड़ा के सुपुत्र श्रीमान कुमारस्वामी ने आज से तकरीबन साल भर पहले हमने जो प्रोग्राम किए थे 1-2-3 मिशन 1-2-3 जो लेके चले थे, उसमें हर कौम के लोगों को उस डयास से बोलने का मौका दिया गया। हर कौम के लोगों को बोलने का मौका दिया गया, तो वहीं से तय किया गया कि इस बार इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह और इस रियासत कर्नाटका की अवाम अगर चाहेगी तो हम लोग 123 सीटों पे जीत हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद में श्रीमान कुमारस्वामी जी ने दूसरा प्रोग्राम किए, वो प्रोग्राम था पंचरत्ना यात्रा। पंचरत्ना मतलब एक आम आदमी, आम इंसान, आम किसान, इनकी भलाई बेहबूदी के लिए ये प्रोग्राम किया गया। तो हम लोग यही एजेंडा लेके आगे चलने वाले हैं। और रही बात खुसूसी तौर पे मुसलमानों की, मुसलमानों पे तो ऑलरेडी श्रीमान देवेगौड़ा जी ने तो 4% रिजर्वेशन तो उस वक्त ही दिए थे। तो जाहिर है हमारी पार्टी अगर इख्तिदार में आती है तो अभी ये जो हरकतें की गई है बीजेपी की ओर से, अचानक हमारे सर पे जैसे कि किसी ने आसमान तोड़ दिया हो, तो इतना सदमा तो दे चुके हैं लोग। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी पार्टी इख्तिदार में आती है तो हम इस सदमे का जवाब तो देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और ना कि जवाब देंगे बल्कि उससे ज़्यादा का हक हासिल करने की कोशिश तो हम लोगों की रहेगी इस पार्टी की तलाव से। जिस सद्दोमत के साथ, जिस तेज़ी के साथ आप इस इशू को उठा रहे हैं, बिलखुसूस 4% रिजर्वेशन के इशू को, अजान या हिजाब के मामले में आपकी पार्टी की जानिब से आवाज़ ज़रूर उठी, लेकिन ऐसी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। तो मिल्लत के इस मसले को क्या इलेक्शन के वक्त भुनाने की कोशिश है? बात ऐसी नहीं है। देखिए, कई मुद्दे जो होते हैं उसको जब वो छोटे रहते हैं तो उन मुद्दों को वहीं गिर जाने देना चाहिए। उसको ज़्यादा हवा देने से, ज़्यादा उस मुद्दे को उठा के नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं तो रियासत कर्नाटक के साथ साथ और रियासतों में भी उसकी आग ना बढ़के। तो ऐसे मुद्दों पे हम लोग को थोड़ी सी नरमी इख्तियार करना पड़ता है कि भाई इन लोग को मौका मत दो और आगे बढ़ने का, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो। एक दूर की सोच होती है। और ये जो 4% का मुद्दा जो है, यह हमारी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का मुद्दा है, तो इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता।
इसके लिए तो जाहिर है हर सतह की लड़ाई लड़ना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा ही फ़र्ज़ नहीं है या मेरी एक पार्टी का फ़र्ज़ नहीं है, तो जितने भी सियासी पार्टियां हैं हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि इत्तेफाक करे, एक राय पे आए और इसको सब मिल के लड़े। अपना अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में रहेंगे तो इसमें कौम का नुकसान हो जाएगा। सर, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहिए? क्योंकि उलमा इकराम कहते हैं कि प्रोटेस्ट ना करें, तो एक मखसूस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, हर बीमारी का इलाज सिर्फ प्रोटेस्ट, मेरी पार्टी के मैं 4 झंडे लेके खड़ा हो गया, दूसरी पार्टी वाला वो अपने 4 झंडे लेके खड़ा हो गया, 4 चौक पे 14 आदमी खड़ा रह के आप लोग प्रोटेस्ट कर लिए, इससे हल नहीं निकलता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उलमा इकराम आगे आएँ, हम सारी सियासती जमात को जमा करें, हम लोगों से राय मशवरा करें और प्लान बनाएं कि इसको क़ानूनी सतह पे किस तरीक़े से लड़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, सेकंड स्टेप क्या होएगा, थर्ड स्टेप क्या होएगा, फोर्थ स्टेप क्या होएगा, ये एक प्लानिंग के साथ हमको उतरना चाहिए। देखिए, हमको ख़त्म करने वाले तो प्लानिंग के साथ में उतरते हैं, हम लोग तो सिर्फ जोश और जज्बे में आके झंडा उठा लेंगे, 4 नारे लगा लेंगे, फिर अपने अपने घर चले गए, ये तो हल नहीं हो गया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्या आपकी पार्टी जो प्रोटेस्ट की है इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी नोटिस में तो आया ही नहीं था। अगर आया होता तो जाहिर है मैं उसको रोक दिया होता कि भाई ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जो अमीर शरीयत ने जो ऐलान किए कि प्रोटेस्ट ना किया जाए, शायद उनको इत्तला नहीं मिली हो, ये भी तो हो सकता है। मैं इसके बारे में जानकारी कम रखता हूँ। सर, चूंकि इंतखाबी मौसम है, इलेक्शन का सीज़न है, इस हवाले से सवाल ये है कि जनता दल सेक्युलर से मुतालिक एक इल्ज़ाम है, एलिगेशन ये है कि वो ऐसी जगहों से पार्टी उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है जहां से उमूमी तौर पर वो उम्मीदवार कामयाब होने के इम्कानात नहीं रहते हैं। तो इस बार क्या कुछ मंसूबा बदलेगा, स्ट्रेटजी चेंज होगी, क्या तरीक़ाकार होगा? आप किसके ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं? जेडीएस से मुताल्लिक। जेडीएस से मुताल्लिक, लेकिन किस फ़िरक़ा या मज़हब के ताल्लुक़ से? मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम कैंडिडेट्स को ऐसे जगहों से उतारा जाता है जहाँ से वोट तकसीम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसके जीतने के इम्कानात कम रहते हैं, और वावेला ये मचाया जाता है कि हमने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दी। तो इस मरतबे क्या स्ट्रेटजी? इंशाअल्लाह इस मरतबा बिल्कुल ऐसा नहीं होएगा। ना हम किसी का नुकसान करेंगे, चाहे वो दूसरी जमातों का भी क्यों ना हो, इस तरीक़े से हम मुसलमानों का नुकसान होने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो उसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ जो मुसलमान हिमाकत करके आके अपनी दौलत भी गंवाते हैं और अपनी इज़्ज़त भी गंवाते हैं। ऐसे हल्कों से मैं टिकट देने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना करूँगा। अगर उसके बावजूद भी किसी को मुर्दार मरना ही है तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारी दहलीज पे मर जाओ, हम रंगीन कफन देंगे। तो किसी को नहीं, चंद लोगों को खुदकुशी करने का शौक़ रहता है तो हम उनको रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जज्बाती होते हैं। ऐसे जज्बाती लोगों को रोकेंगे कैसे? बोलते नहीं, मैं दावा करता हूँ कि मैं जीतूँगा। तो मुझे पता है कि भाई वो जीत नहीं सकते, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, वो लोग ने कुछ होमवर्क नहीं किया है, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी दौलत के बल पे आ जाते हैं कि हम दौलत गंवा के ही रहेंगे। तो मैं उनको सलाह देता हूँ, जाओ जाके अपनी अवाम में सवाब के लिए तो पैसे बांट लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होएगा, समझाने की कोशिश करो। नहीं, फिर भी बोलेंगे खुदकुशी करेंगे, तो मैं बोलता हूँ हमारी दहलीज पे कर लो, रंगीन कफन देंगे, दे देंगे टिकट, और क्या करेंगे। इस 4% रिजर्वेशन को लेकर उलमा इकराम की मीटिंग होती है तो मखसूस पार्टियों के लीडरान मौजूद रहते हैं, इसकी इत्तला आपको थी या नहीं? और मीटिंग होने के बाद में मुझे इत्तला पड़ी, जब मैंने वीडियो वगैरह देखा तो मुझे पता चला। अभी क्या हो गया है, कुछ लोग पता नहीं, मैं ऐसी बातें, इस बात का जवाब दे के मैं हम कौम को कहीं भी गिरा के बात नहीं करना चाहता, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों ना हो या मेरी पार्टी के मुखालिफ क्यों नहीं हो। मैं किसी के बारे में भी गलत बात करके अपने हम मज़हब को मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता। सर, इस वक्त अमीर शरीयत का रोल क्या होना चाहिए था ऐसे मौके पर? इसमें अमीर शरीयत का रोल और जो भी उलमाए कराम हैं उन सब इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होके पॉकेट मीटिंग करें। एक एक जमात, एक एक सियासी जमात के जो कुछ भी लीडरान हैं उनको बुला के उनका राय मशवरा लें, उनका भी लें, उनका भी लें, उनका भी लें, इनका भी लें, हमारा भी लें।
लेने के बाद में एक फ़ैसले पे आएँ और सबको बुला के एक फ़ैसला दें कि आप लोग को ये फॉलो करना है, आप लोग सब इत्तेफाक से ये फॉलो करो। बोलो कि जनता दल से भी मुसलमानों को बुलाओ, हम बुलाएंगे, फलानी पार्टी से बुलाओ, वो भी बुलाएंगे, फलानी पार्टी से बुलाओ। तो एक हुजूम दिखना चाहिए कि हाँ मुसलमानों में एकता है। जब तक ये नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से खेलना, सियासी तकरीरें देना, बाइट दे दिए, 2 डायलॉग मार दिए कि हमने ये तय कर दिया, वो कर दिया, अंधेरे में रखना, गुमराह करना, ये कौम के साथ में गद्दारी होगी। आने वाली तारीखें इसको माफ़ नहीं करेंगे। उस तरह के लोगों के लिए क्या मैसेज है? किसके लिए? जो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उलमा इकराम हो, पार्टी हो, इससे कौम का क्या फायदा है? अभी प्रेस तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ख्यालात हैं वो मैं जाहिर कर रहा हूँ और लोग इसका फैसला करेंगे कि किसके ख्यालात क्या हैं। अभी रही बात उलमा इकराम की, मैं कहता हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि लीड लें, क्योंकि ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये मेरी पूरी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। ये लोग अगर नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे? मैं एक तरफ जाऊंगा मेरा पार्टी का एजेंडा लेके, कोई और पार्टी का वो अपना एजेंडा लेके चलेगा, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहेगा, तो इस चक्कर में तो कौम गर्क हो जाएगी। अगर आज इस मसले पे अगर हम लोग एक नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कौम के साथ में गद्दारी कर रहे बोल के मैं बोलता हूँ। मुझे बुलाएं, जहाँ बुलाना है बुलाएं, मैं जाके बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ इनकार किया? जेडीएस की जानिब से कुछ पहल हुई है उलमा इकराम को लेकर आपकी? ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखता हूँ कि मुझे अच्छा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मैं सिर्फ नोट कर रहा हूँ। और रही बात जेडीएस पार्टी की ओर से, मैंने पहला दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 10% का डिमांड किया। और रही बात ये लोग ने जो फसाद की जो बीज बोए हैं वक्कलगा और लिंगायत कम्युनिटी के बारे में और हमारे ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उसको पहले ही मैंने काट मार दी कि बोले नहीं, हम खुश हैं, अगर वक्कलगा को देते हैं तो हम खुश हैं, लिंगायत को देते हैं तो हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हम किसी से हसद नहीं करते, किसी से जलन नहीं रखते। वो लोग हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई, मैं इस बात को मान लिया। लेकिन जो मुसलमानों का हक़ काटा गया, इसका मैं सख्ती से इनकी मुखालिफत करता हूँ और मैं करते रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जेडीएस पार्टी हमारी पावर में आती है तो ये लोग ने जो कैंसिल किए हैं ना, इसका जवाब दिया जाएगा। और बल्कि मैंने जो 10% का डिमांड किया है वो वक्त ही फैसला करेगा कि हमको कितने % हासिल हो सकता है। सर, 2023 इंतखाबात आने वाले हैं, आपने एक पहल शुरू की थी कि उलमा इकराम सियासत में है। क्या 2023 में उलमा इकराम को सियासत में उतारने का? नहीं, सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, आप पहले मेरी बात के मतलब को समझे। उलमा इकराम को मैंने आपके वो एक चैनल में, जिसका मैं फ़िलहाल नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस चैनल में बैठ के बोला था, तो उन्होंने हजरत ने मुझे पूछा था मुल्ला की दौड़ क्या वो मस्जिद से क्या कुछ कहते हैं ना, मिसाल वो रफ़ी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मौलवी साहब को लेकर के MLA को खड़ा कर दो, नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उलमा इकराम अपनी दीन की रोशनी में हम जैसे सियासतदान को बैठा के इत्तेफाक कराएं, एक के ख़िलाफ़ एक को लड़ने का मौका ना दें, तरतीब बनाएं, मास्टर प्लान से उस जमात के भी चंद मुसलमानों को जितवाएं, इस जमात के मुसलमानों को भी जमाएं, ये बेड़ा उलमा इकराम उठाए। मैं ये बोल रहा हूँ, समझ रहे ना? इलेक्शन में अगर कोई काबिल है, साहिब हैसियत है, आप लोग उनको खड़ा करके लड़वा सकते हैं तो वेलकम। मुझे बोलो को ऐसा कैंडिडेट कौन है मेरी पार्टी से, मैं टिकट दिला के दूंगा, बशर्त के जिम्मेदारी ले उलमा इकराम। टिकट नहीं दिला के देगा तो फिर मुझसे बात कर लें। सर, 2023 इलेक्शन अनाउंस हुआ है, माइनॉरिटीज़ के लिए आखिरी मैसेज क्या रहेगा सर आपकी? माइनॉरिटी के लिए यही मैसेज है कि हर कोई मुसलमान सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को समझे, वक्त की पाबंदी रखे, वक्त की पाबंदी के साथ साथ अपने फ़र्ज़ को समझे। 2 बार बोल रहा हूँ, इसका सीधा मतलब है कि अपने वोट की ताकत को समझे। जब तक आप लोग अपने घर के सारे वोट नहीं चलाएंगे, आप लोग अपने मनपसंद किसी को भी इंतखाब नहीं कर सकते। जो भी नुमाइंदा जिसको भी आप चाहते हैं उसको अगर आप जितवाना चाहते हैं तो आप अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करें, सारे वोट करें।
यानी कि 100% जब तक पोलिंग करना मुसलमान सीखेगा नहीं, बोलेगा नहीं यार मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। अभी मैं आपके चैनल से बता देता हूँ कि हमारी कौम की कमज़ोरी क्या है। मैंने एक स्पीच में बोला था, एक घर में होते हैं 5 वोट, 5 वोट में बीवी को, जवान बीवी को नहीं भेजते, बोलते तेरे वोट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तू रहने दे। ज़ईफ़ माँ को नहीं भेजते, बोलते हैं कि बोले तुम्हारे से कुछ हुकूमत बदलने वाली नहीं है। जवान बेटी को नहीं भेजते, बोलते वहाँ गुंडे मवाली रहते। तो रह गए, उड़ गए 3 वोट। और आज चौथा वोट मेरे वालिद का, वो जाएंगे सुबह नाश्ते के बाद में, वह पोलिंग में खड़ा रहेंगे, फिर जोहर तक उनका नंबर नहीं आएगा तो बोला अल्लाह अकबर, चलो आखिर ठीक कर लेते। जहन्नुम में गई है सियासत। तो सीधा सीधा वो चले गए मस्जिद के बाद में खाना, खाने के बाद में खैरुल्लाह के बाद में बूथ बंद। थे मुसलमान के 5 वोट, चल तो एक रहा है, 4 तो ज़ाया हो गए। तो आप अपने मनपसंद को, उस नुमाइंदे को चुनोगे कैसा? सबसे पहले ये कोशिश करो कि अगर आपकी जवान बेटी को नहीं भेजना चाहते तो 2 भाइयों से साथ में उसको भेजो, उसकी सिक्योरिटी में वोट दिलाओ। जब तक आप वोट डालना नहीं सीखेगी मेरी कौम बहुत पीछे रहेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। 4% रिजर्वेशन आपकी हुकूमत में जो बनी थी, अगर आइंदा आपकी हुकूमत जो बनेगी तो क्या आगे बढ़ेगी 4% को लेकर? 100%। जिसकी बुनियाद देवेगौड़ा जी ने रखे है, जो 4% रिजर्वेशन दिया गया, जब उन्होंने 4% रिजर्वेशन दिया तो क्या आप इनसे ये उम्मीद रखते कि बोले कुछ भी नहीं ऐसा कर दे? बिल्कुल ही नहीं। बल्कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बोले उससे ज़्यादा बढ़ के मिलना चाहिए, ना ही सिर्फ 4% पे नहीं रुकेंगे। अभी इन्होंने छेड़ दिया है, अभी हम अब छेड़ दिया तो ये लड़ाई तो चलेगी। जब लड़ाई होएगी तो जीतना तो चाहेंगे हम लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इससे बढ़ के मांगने का दावा करता हूँ मैंने तो 10% की मांग की है। देखते हो वक्त कितना दे सकता हमको।